Yeah, so we will start the conversation in next 1 minute. Okay. क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? या हम आपको साफ सुन पा रहे हैं. हमारी आवाज आ रही है आपको? या हम क्लियर दिख रहे हैं? Yeah, all clear. Okay. Clear. So hi, so for all the audience जो हमें अभी देख रहे हैं Facebook लाइव पे, हमारे साथ सौरभ गायकवाड़ हैं और विष्णु कालेल है जो कि सतारा महाराष्ट्र से हैं दोनों. और सौरभ का इंट्रोडक्शन मैं ये बोलूंगी कि सौरभ बेसबॉल प्लेयर है. सौरभ ने हमारे देश को 9 टाइम्स नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया है, नेशनल्स में, और वो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट पिचर है. तो और विष्णु जो सौरभ के कोच हैं. तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे. तो सौरभ, आप ये बताओ कि आपका ये बेसबॉल खेलने का सफर कैसे शुरू हुआ? नमस्ते मैम. मेरा बेसबॉल का सफर मैं स्कूल में 6ठी क्लास से शुरू किया है. एक्चुअली मैं इतना बेसबॉल का मुझे इतना मालूम नहीं था. मैं अब ऐसे ही पीई पीरियड में वगैरह बेसबॉल खेलता था स्कूल में, क्रिकेट का कैच. तभी एक लड़का सौरभ नाम था उसका, उसने बोला कि तुम कैच वगैरह अच्छा पकड़ते हो, तुम बेसबॉल खेल सकते हो क्या? अगर तुम खेल सकते हो तो मैं मेरे सर से बातचीत करता हूँ. उसने बाद में मुझे सर के पास लेके गया और सर बोले कि आप सर ने पहले मेरा गेम देखा, मतलब कैच कैसा पकड़ता है, कैसा खेलता है. बाद में सर ने बोला कि तुम अच्छा खेलता हो. और 2 दिन के बाद स्टेट थी और 2 दिन में ही मैं स्टेट खेलने को गया और फर्स्ट स्टेट हमने गोल्ड मेडल लाए थे. और उसी स्टेट खेलने के बाद नेशनल सिलेक्शन भी हुआ था मेरा देहरादून को. और ऐसा मेरा सफर चालू हुआ और मैं ऐसा ही लड़का था जो 2 दिन में प्रैक्टिस करके नेशनल खेल सका. तो ये जो आप जिस सर की बात कर रहे हैं, ये वही पुरुष हैं जो आपके बाजू में बैठे हैं अभी? हाँ मैम, वही पुरुष है वो. तो विष्णु, हम आपके बारे में बात करते हैं. आप सौरभ के कोच हैं और आपको ये चस्का कहाँ से लगा बेसबॉल का? एक्चुअली 2011 में मैं पहली बार स्कूल मैंने ज्वाइन किया एज अ टीचर. तो हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट के एक सेक्रेटरी है, ज्ञानेश काले नाम उनका. तो वो उन्होंने हमें ये गेम इंट्रोड्यूस किया पहले कि ये गेम क्या है, कैसे खेले जाते हैं. उस वक्त मुझे कुछ भी मालूम नहीं था. मैं खुद बेसबॉल का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन एज अ कोच मैंने इंटर किया इस इंडस्ट्री में. तो सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये खेल भी है, ऐसे ये खेल ऐसा है जो बैट और बॉल का सिमिलर, क्रिकेट के लिए सिमिलर खेल है. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ये खेल. तो उधर से इस खेल के प्रति मेरी लगन लगी. और 2011 में हमने हमारे स्कूल की टीम, मेरा स्कूल है मेरी माता हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मसवड. तो ये स्कूल का पहली टीम हमने 2011 में एंटर की थी स्टेट लेवल पे. अच्छा, तो अभी बेसबॉल के टुवर्ड्स, मतलब बेसबॉल एक ऐसा खेल है जो क्रिकेट से काफी क्लोज है. अगर आप देखें तो गेंद है, बल्ला है. तो आप वहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपका स्कूल है सतारा में, वहाँ पे काफी बच्चों का रुझान है इस खेल के प्रति? या 2011 से पहले तो कुछ नहीं था स्कूल में, लेकिन 2011 से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. पहले 10 बच्चे आने लगे, फिर 12 बच्चे आने लगे. तो 2014 में जब ए टीम में आया पहली बार, अंडर 14 में आया था ये, तब पहली बार हमें गोल्ड मेडल मिला. तो तब से अभी तक हम सातारा जो महाराष्ट्र का स्टेट लेवल रहता है स्कूल गेम्स का, तो 2014 से अभी 2020 तक कंटिन्यूसली 5 years वी गॉट गोल्ड मेडल इन स्टेट लेवल. हमारा स्कूल चैंपियन है पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में. तो अभी बच्चे क्या रहे, आगे आते हैं बच्चे, कंपटीशन रहता है. मेरे स्कूल में ही पहले मुझे टीम सिलेक्ट करनी पड़ती है. तो 30 बच्चे आते हैं, उसमें से मुझे 16 सिलेक्ट करने पड़ते हैं बच्चे. तो लगभग हमारे यहाँ गेम अच्छी चल रहा है अभी बेसबॉल का. चलिए, ये हम सब मिलके एक दिन बेसबॉल को काफी आगे तक लेकर जाएंगे. काफी लोग हैं जो ग्रासरूट्स में भी काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं. सो फॉर द ऑडियंस आई विल मेंशन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर. सौरभ का जो घर है वो सतारा से, जो गांव है वो सतारा से 70 किलोमीटर दूर है. और सतारा में अभी वो जहाँ पे है वहाँ पे कोच विष्णु रहते हैं. तो सौरभ सिर्फ इस लाइव सेशन के लिए अपने गांव से सतारा तक आया है. तो सौरभ, बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए.
तो सौरभ, तुम्हारा जो ये सफर शुरू हुआ, तुम्हारे फैमिली ने, मम्मी पापा ने, तुम्हारे पापा एक फार्मर हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन था? मतलब उन्होंने तुम्हें एनकरेज किया? फर्स्ट मतलब मैं छठी क्लास में चालू किया था, तब 2 दिन के बाद ही स्टेट लेवल को जाने वाला था, इसलिए उन्होंने पहले बार नहीं बोला था। बाद में सर ने उनको फोन किया और कन्विंस किया और मेरे गेम के बारे में थोड़ा बताया। बाद में वो हो गए, वो जाने के लिए तैयार हो गए मुझे भेजने के लिए। फिर बाद में 1-2 साल के बाद में उनका इतना मतलब सपोर्ट नहीं था बेसबॉल के लिए मेरे को। बाद में जैसे ही मैं थोड़ा मेरा गेम डेवलप होता जा रहा था, उसके बाद मेरा घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया। बट सिर्फ सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली कुछ नहीं करते थे। फाइनेंशियली मतलब सर को बोले हम फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते। सर ने सिर्फ घर वालों को बोला कि सिर्फ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट मिल गया तो मैं मेरे लेवल से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो सब कुछ सौरभ के लिए करता हूँ। ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि इतने रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री से आने के बावजूद आप इतना आगे तक गए, और कोच विष्णु का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो विष्णु, आप सौरभ का जो प्लेइंग स्टाइल है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसकी जो स्पीड है, उसके जो खासियत है उसके गेम में, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली पहले तो 2014 में आया, फर्स्ट 2014 में पहली नेशनल खेला वो मैंने बताया 2 ही दिन में ये स्टेट खेला और उसी स्टेट से नेशनल भी खेला था। तो मेरा एक्सप्रेस पहला ऐसा बच्चा था जो 2 दिन में नेशनल खेला। तो इसमें एक्स फैक्टर था कि ये इस गेम के लिए बना था। और उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि ये पिचिंग का, इसका स्पीड के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि एज अ कैचर आया था वो टीम में। लेकिन जब 2015 में हमारी टीम तैयार होने लगी, 1 साल गया तो दूसरे साल भी टीम तो तैयार करनी पड़ती है स्कूल की। तो उस वक्त ये कैचर तो था मेरे पास, लेकिन मेरे पास पिचर नहीं था। तो अभी पिचर को मैं कहाँ से तैयार करूंगा? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि चलो इसको चेंज करते, इसकी कैचिंग की पोजीशन मैंने चेंज की, इसको पिचर बनवाया और सोचा कि कैचर किसी और को बना लेंगे, कोई ढूंढ लेंगे कैचर, लेकिन पिचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस गेम में। तो इसको पिचिंग जब मैंने पहली बार देखी तो इसका स्पीड इतना था कि हमारा जो सीनियर का प्लेयर था, इससे भी सीनियर, वो बॉल पकड़ने के लिए एबल नहीं था। he was not able to catch his ball. उसका स्पीड 15 ईयर में उसका 78 माइल्स पर आवर का स्पीड था उस वक्त, 15 एज में ही। तो इससे पता चला कि इसको, और जब ये नेशनल खेला तो नेशनल का एक भी प्लेयर इसके बॉल को टच भी नहीं कर पाता था। अच्छा, तो अभी व्हाट इज हिज बेस्ट स्पीड अभी आज के डेट में? अभी हमारे पास एक गन है, एक्चुअली इट इज नॉट एन ऑफिशियल गन, बुशनेल रडार गन है हमारे पास। एक्चुअली उसका कॉस्ट थोड़ा कम है, लेकिन जो ऑफिशियल गन है स्टाल्कर की, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इन 2 गन्स में थोड़ा डिफरेंस है, 3 to 4 माइल्स पर आवर का डिफरेंस है। वो मैंने गूगल पे भी सर्च किया था। तो उस गन पे अभी इसका टॉप स्पीड आया है 88 माइल्स पर आवर और इसका एवरेज स्पीड है 85 to 86 माइल्स पर आवर। तो अगर हम उसको स्टाल्कर से कंपैरिजन करेंगे तो 100% ये अभी 89 to 90 माइल्स पर आवर तक है, यानी 140 किलोमीटर पर आवर। That's great, super great. And Saurav, अभी I think you are studying in class 12th right now. तो आगे का क्या प्लान है? आप प्रोफेशनली बेसबॉल को लेकर आगे बढ़ोगे या फिर आपको मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे? ऑब्वियसली पढ़ाई प्रायोरिटी रहेगी या खेल प्रायोरिटी रहेगा, ये बताओ। मैं अब तो एक बेसबॉल में प्रोफेशनल खेलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बेसबॉल के लिए 1 साल में पढ़ाई में गैप ले रहा हूँ, क्योंकि बेसबॉल पर फुल कंसंट्रेशन में बेसबॉल में ही लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो विष्णु, आपका क्या प्लान है आगे का? क्योंकि सौरभ आगे जाएगा प्रोफेशनली बेसबॉल में, ये तो आई थिंक सबसे बड़ा ज्यादा क्रेडिट आपको ही जाता है इस चीज के लिए। आप जुनून के साथ बहुत पीछे पड़े हैं उसके। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि सौरभ अभी कहाँ जाए अगले 3 सालों में, अगले 5 सालों में? 2017 तक तो हम सिर्फ स्टेट नेशनल का ही कर रहे थे, लेकिन 2017 में मेरे माइंड में आया कि चलो हमने हम जब भी यूट्यूब पे देखते हैं तो कोई नेशन का कम वीडियो आता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, लेकिन ज्यादातर वीडियो आते हैं MLB के, मेजर लीग बेसबॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, यूएसए में रहता है। तो मैंने सोचा चलो हम देखते हैं सौरभ के लिए कुछ कर देंगे। तो 2017 में हमने पहला इसका बुलेटिन सेशन निकाला पिचिंग का। तो हमने पहली बार वीडियो निकाला 2017 में। तो उस वीडियो को मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि दूसरे वीडियो के साथ, MLB के वीडियो के साथ, तो लगा कि हम बहुत पीछे है। इसका पैर इधर जा रहा है, उसका ग्लो इधर जा रहा है, उसका नेक इधर जा रहा है। तो
सोचा अगर उसी हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे तो देखते एक इधर तक जाता है। तो एक साल मैंने वो वीडियोस की तरफ से उसको वीडियो देख देख के ट्रेन किया 2018 में। और 2018 में हम दिल्ली गए पहली बार, जहाँ एक स्काउट्स आने वाला था मैक्सिको से। तो उधर इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो वो इंडिया में जितने भी लड़के आए थे उधर ट्राई आउट देने के लिए, उसमें सबसे बेस्ट ये था। अच्छा। उधर उसने इनफील्ड में 84 माइल्स पर आवर से स्पीड डाला और आउटफील्ड से 88 डाला था। तो उधर ये सबसे तेज पिचर था। तो उधर से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने एक ही सोचा कि इसकी पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई में तो ये वीक है, तो इसमें बेसबॉल का बहुत जज्बा है और बेसबॉल के इसमें टैलेंट है, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। तो फिर पूरा डीप स्टडी चालू हुआ 2018 से। डाइट शुरू हुआ, प्रॉपर प्लानिंग हुआ, थ्रोइंग प्रोग्राम तैयार किया, सब चीजें तैयार की। तो 2018 में इसका स्पीड था 80 माइल्स पर आवर और उधर से फिर लास्ट ईयर में आया 83 माइल्स पर आवर और अभी है 88 माइल्स पर आवर। तो इसका पहले जर्नी हमने स्टार्ट किया, यूट्यूब पे मैंने इसका एक वीडियो डाला था। तो उससे कुछ स्काउट्स है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया ईमेल आईडी पे। तो एक स्काउट्स थे, इटली के थे, उनका नाम शायद होवार्ड या कुछ था उनका नाम। तो वो बोले कि डिड यू रजिस्टर हिम टू द मेजर लीग बेसबॉल। तो मुझे बोला, मुझे रजिस्ट्रेशन के बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने बोला सर आई डोंट नो हाउ टू रजिस्टर अ किड फॉर मेजर लीग बेसबॉल। तो उन्होंने बोला कि मुझे सब डिटेल्स दे दो, मैं इसको रजिस्टर करूंगा बेसबॉल के लिए। तो वो जो इटली के कोच है, मैं उनको पहचानता नहीं, वो मुझे पहचानते नहीं। फिर भी मैंने इसका सब डिटेल दिया, पासपोर्ट का नंबर, इसका पूरा डिटेल्स दे दिया। तो उन्होंने उसको मेजर लीग बेसबॉल के लिए ऑफिस में उधर इटली में बैठ के यूएसए में उसको रजिस्टर किया। अभी उसका रजिस्टर नंबर भी आया है। तो ये 2019 के लिए रजिस्टर हो चुका था बेसबॉल के लिए। अब ये हुआ, वो बोले आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तो मैंने बोला सर हमारे यहाँ तो कुछ ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग कोई अवेलेबल नहीं है। तो यूएसए में ज्यादा ये गेम चलता है और यूएसए के बाद अगर ये ज्यादा कहाँ चलता है तो वो दूसरा कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक, कि जहाँ बहुत सी एकेडमीज है। वो देश सिर्फ बेसबॉल के लिए जाना जाता है, बहुत छोटा देश है लैटिन अमेरिका में, लेकिन सिर्फ बेसबॉल के लिए जाना जाता है। तो उधर से मैंने इंस्टाग्राम पे इसका एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे। तो उधर के एक जो टीम के एकेडमी के ओनर है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोले इंडिया में बेसबॉल आप खेलते हैं, इज देयर बेसबॉल इन इंडिया। तो मैंने बोला कि हाँ बेसबॉल है। तो बोले कि जब भी हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते तो कोई नाम नहीं आता इंडिया के बारे में, सिर्फ दो ही प्लेयर का नाम आता है, एक रिंकू सिंह और दिनेश पटेल, कि जो $1 मिलियन में खेले थे। और एक अभी भी 2014 तक रिंकू खेला था उधर माइनर लीग में। तो बोला ये तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है और इस बच्चे में इतना टैलेंट है। उस वक्त ये 17 ईयर्स का था, लास्ट ईयर की ये बात है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने डायरेक्ट हमें कवरिंग लेटर दे दिया और बोले कि इसका सब खर्चा मैं करूंगा, आने का जाने का अमेरिका तक। मैं इधर से न्यूयॉर्क से डोमिनिकन रिपब्लिक उसका प्लेस का बोका चिका नाम था उस प्लेस का। तो उधर तक सब खर्चा ये करेंगे, उसका खाने का पीने का सब, सिर्फ कुछ परसेंटेज रहता है वो तो बिजनेस की बात है, वो हो गई थी। लेकिन हमारा बैड लक था कि इसका एज 17 था, तो इसको अकेले को भेजना था। तो वीजा ग्रांट नहीं हुआ हमारा, हमने 2 बार वीजा अप्लाई किया तो हमें वीजा ही नहीं मिला उस देश का। फिर उसको ऑस्ट्रेलिया से इनविटेशन आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये था कि आने जाने का खर्चा था फ्लाइट का। वो बोले बाकी सब हम देखेंगे, आखिर इसको ट्रेनिंग फ्री दे देंगे, इसको हम जिम के एक्सेस देंगे, ग्राउंड एक्सेस देंगे, इसको एक छोटे से लीग में भी खिलवाएंगे, लेकिन आपको इसके खाने का और आने जाना फ्लाइट का खर्चा करना पड़ेगा। तो वो खर्चा लगभग था 2 लाख। तो हम इतना एफर्ट नहीं कर पाए। हमने सर्च किया कोई स्पॉन्सर दे सकता है क्या, हमने बहुत सी पॉलिटिशियन के पास गए, लेकिन कोई हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली उस वक्त, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो लास्ट ईयर सिर्फ एक अच्छी बात हुई, दिसंबर में इंडिया की एक हमारी टीम अंडर 18 में चैंपियनशिप होने वाली थी ताइवान में। तो उधर पार्टिसिपेट होने वाली थी टीम। तो उधर इंडिया का अंडर 18 का हमें भी मैसेज आया कि आप इस लड़के को भेजो। तो मैंने जो हरीश कुमार भारद्वाज है, इंडिया के सेक्रेटरी है, तो उनसे हमारे टीम के लीडर थे, उनसे कांटेक्ट किया, इसके वीडियो उनको भेजे, मैंने वीडियो दिखाए तो वो बहुत इससे प्रभावित हुए और वो बोले कि लड़का बहुत अच्छा है, आप इसको लेके आओ। तो मैंने बोला सर इसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत है, तो ये आपको एफर्ट नहीं करेगा। तो बोले आप पैसे की चिंता मत करो, जो इस बच्चे के पास टैलेंट है उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। तो बोले इसको लेके आओ, आप भी साथ में आओ। तो उस वक्त ये टीम का कैप्टन था और मैं टीम का कोच था ताइवान में। तो ये बहुत हमारे लिए अचीवमेंट की बात थी।
चलिए, आई तो थिंक हरीश कहते हैं कुमार ना। भारद्वाज ने हम हाँ, पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया और हाँ, हमें एक अपॉर्चुनिटी, दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे दी। तो उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ पे चाह होती है राह निकल जाती है। वो एक where there is will there is a way, तो वही बात है। आप लोगों ने विल पार रखा तो सोल्यूशन निकल आया। So for the audience, this session is supported by Premier League Baseball, which is an Indian league. So it will start soon, and it's powered by a social enterprise based out of Hyderabad, which is called Dream Olympic Sports. So they are working towards the development of baseball in India. And there are a couple of people who are actually keen in developing baseball, because baseball एक ऐसा sport है जो Indians के blood में है, लेकिन unfortunately अभी तक उसको capitalize नहीं किया गया है। तो अगर हमने अचीवमेंट्स की बात करी, हमने आपके जर्नी की बात करी, इस पूरे जर्नी में ऑब्स्टिकल्स क्या क्या रहे हैं या फिर चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, अगर आप बताएं तो। विष्णु। हेलो, या विष्णु, कैन यू हियर मी? कैन यू रिपीट क्वेश्चन मैम? एक्चुअली सम एरर वाज देयर, कैन यू Okay, रिपीट द okay, क्वेश्चन? not a problem. So I'm asking, like we spoke about the achievement and the journey, how you guys started, and let's talk a bit about the challenges जो आज तक रहे हैं, या फिर ऐसे बाधाएं जो आप सौरभ को बेसबॉल में आगे ले जाने में अभी हमारी क्या बाधा है? एक्चुअली पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि इसका डाइट मैंने 2017 में स्टार्ट किया था डाइट। तो उस वक्त इसके पेरेंट्स को मैंने पहले बोला इसको पेरेंट्स की कि आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप लड़का दे दो, बाकी मैं देखता हूँ। तो स्पॉन्सर्स हमें सर्च करने पड़े, लेकिन कोई स्पॉन्सर मिला नहीं। तो मेरे स्कूल के दो दूसरे बच्चे खेलते, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स थे। तो हमने उनसे हेल्प मांगी कि सर एक एक लड़का ऐसा है हमारे स्कूल का, तो अच्छा खेल रहा है, तो आप उसको मदद करेंगे? तो कुछ डॉक्टर्स आगे आए, डॉक्टर्स ने हमें पैसे दे दिए कि चलो इस लड़के के लिए हम करेंगे। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए इसके डाइट के लिए। स्कूल का बहुत अच्छा साथ मिला हमें, स्कूल का मेंशन फर्स्ट आई हैव टू मेंशन द आवर स्कूल, मेरी माता एसपीएल जूनियर कॉलेज मसवड। 2017 में 10th स्टैंडर्ड में था। तो हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल थे फादर वर्गीस, उन्होंने इसको पूरा माफ किया स्कूल का फीस उस साल का, क्योंकि ऑलरेडी 5 नेशनल खेल चुका था स्कूल के लिए। तो उन्होंने उसका सब फीस माफ किया 2017 का। फिर 2018 में दूसरे फादर आए, उनका नाम था फादर जॉबी, और एक फादर थे फादर एमिल और फादर फ्रांसिस थे। तो उन्होंने उनसे भी एक अच्छी चीज की, इसको हॉस्टल पे रखा। उन्होंने बोला कि ये 17 किलोमीटर अभी लॉन्ग है ना हमारे स्कूल से, तो बोले आने का जाने का टाइम इससे होगा, इसका खर्चा भी नहीं होगा, बस का भी खर्चा नहीं होगा, तो हम इसको हॉस्टल में रखेंगे। हॉस्टल में ये 2 साल था, 2 साल का खाना पीना स्कूल का खर्चा सब स्कूल ने, हमारा जो परम प्रसाद चैरिटेबल सोसाइटी है उन्होंने इसको फ्री फ्री में दिया था। तो ये एक लड़के इसका गेम देख के सिर्फ उसको किया था, और इसको एक लड़के की तरह या स्टूडेंट की तरह वो ट्रीट नहीं, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे इसको। जो जब भी इसको कुछ चीज की जरूरत होती तो फादर्स लोग जो थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो स्कूल का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था हमें। लेकिन प्रॉब्लम्स ये थे कि इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास। इसका इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है। बेसबॉल का एक बॉल का प्राइस 530 रुपीज, अगर हम एवरेज करें तो 400 तो है ही एक बॉल का प्राइस। और एक बॉल अगर आपके पास 10-12 बच्चे खेलने के लिए है तो एक बॉल आपका 8 दिन भी नहीं जाता। और हम तो 5 साल से इंडिया महाराष्ट्र में चैंपियन रह चुके थे, तो कम से कम हमें 60 या 70 बॉल की जरूरत पड़ती एक साल में। लेकिन कोई नहीं देता था, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी तो या कोई महाराष्ट्र लाके नहीं देता गवर्नमेंट था। से कोई हेल्प, किसी तरीके की नहीं सहायता? नहीं, गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं मिला हमें। अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट से आज तक एक भी रुपया नहीं मिला, गवर्नमेंट नहीं या कोई पॉलिटिशियन से नहीं। हेल्प जो भी मिली है उसमें सिर्फ 3 ही चीजें हैं, एक स्कूल है, दूसरे जो पेरेंट्स है, जो बेसबॉल हमारे बच्चे खेलते थे उनके जो पेरेंट्स है वो हेल्प करते थे इसको डाइट के लिए, क्योंकि सब इसका गेम देख के आते थे। क्योंकि इसको 3 गोल्ड मेडल है नेशनल में, 2 बार सिल्वर मेडल भी है। तो ये चीजें थी, पेरेंट्स इसलिए इसको हेल्प भी कर रहे थे। और जो थर्ड पर्सन थे वो हरीश कुमार थे, मैंने आपको बताया कि जो हमें ताइवान में लेके गए थे। इनको छोड़ के हमें किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली। जो कि बहुत ही थोड़ी आश्चर्यचकित बात है, इन अ सेंस कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप देखें तो खेल में इंडिया के हर कोने से, एंड काफी बार हमने देखा है काफी गरीब परिवारों से, काफी रिमोट गांव से चिल्ड्रन बच्चे आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप
देखिए ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आई होप हमारे ऑडियंस में whoever, if there is someone from the corporate or from the government side or any representative, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होता है, वो प्लेयर हो, कोच हो, फेडरेशन हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट हो, जैसे हम जैसे लोग जो मीडिया में हैं, सबको मिलके आगे आना होता है किसी भी खेल की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे में हम थोड़ा अभी जैसे कोरोना चल रहा है, इस वजह से सबकी जिंदगियां थम गई है, सारे खेल बंद हैं। तो आप दिसंबर में लास्ट ईयर ताइवान गए और उसके बाद फरवरी मार्च में कोविड आ गया। तो अभी ये साल आप लोग का क्या प्लान है, या फिर ड्यूरिंग कोविड आप लोग कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे होंगे। एक्चुअली दिसंबर में पहली बार दिसंबर 25 को हमारा इंटरनेशनल का टूर्नामेंट था। तो ताइवान में थे हम, तो न्यू ताइपी सिटी में। उसमें इसने 87 माइल्स पर आवर के बॉल डाला था उधर, 87 माइल्स पर आवर की स्पीड से। तो उस वक्त मुझे भी लगा कि ये इसमें टैलेंट तो बहुत है। उस वक्त ये अंडर 18 था। तो उधर स्काउट्स भी इससे बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये हुआ कि उसने पहले ही मैच में 104 पिचेस किए, तो इसको लाइव मैच में पिचिंग नहीं कर सका। लाइव मैच में ये रूल ही हमें मालूम नहीं था कि अगर ये 65 से अगर पिच करता है, 65 से आगे, तो इसको एक मैच ये खेल नहीं सकता। अगर ये 85 से आगे कर सकता है तो ये 2 मैचेस नहीं खेल सकता, और अगर ये 100 से ज्यादा पिच करता है तो 3 मैचेस नहीं खेल सकता है एज अ पिचर। तो इसको तो हमने एक ही मैच में 105 पिच दे दी। और हमारा चौथा लास्ट मैच जो था वो लाइव था, जिसमें सब स्काउट्स आने वाले थे, या वो इंटरनेट फेसबुक थ्रू और यूट्यूब थ्रू दिखाने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिचिंग उस मैच में नहीं कर सका, तो इसको एक्सपोजर नहीं मिला। पहले मैच में जितने भी स्काउट्स आए थे उन्होंने इसकी रीडिंग ले ली, इसका 87 का हाईएस्ट स्पीड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका लाइव मैच नहीं हो पाया। फिर हमारे जो टीम लीडर है, जिनके बारे में मैंने बताया, हरीश कुमार भारद्वाज, इन्होंने इसके लिए सिर्फ इंडोनेशिया से एक फ्रेंडली मैच रखवाने की पेशकश की के सामने। इसको स्काउट्स को देखने दो, एक एक्सपोजर मिलने दो इसको। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, करने के बाद वो तैयार हो गए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कि एक फ्रेंडली मैच रखते हैं सौरभ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैच था उस दिन बारिश हुई, मैच नहीं हो पाया। फिर उसको मिलने के लिए स्काउट्स आने वाले थे हमारे होटल में, कि उसी नाइट हम वापस आने वाले थे, लेकिन स्काउट्स भी इससे नहीं मिल पाए क्योंकि उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये बहुत सी चीजें हमारे बैड लक की तरह हो गई। फिर इंटरव्यू इसका हो गया, लेकिन वो मोबाइल पे हो गया, तो उसमें कुछ ज्यादा उससे आगे नहीं हो पाया। फिर आने के बाद इसका एग्जाम था, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में था, तो फरवरी में इसका एग्जाम था। तो जनवरी और फरवरी 2 महीने तक ये कुछ नहीं, स्पोर्ट्स तब बंद किया, क्योंकि एग्जाम तो देना है। और उससे पहले तो ये सब प्रैक्टिस ही कर रहा था, उसने स्टडी कुछ भी नहीं किया था। तो स्कूल से भी फादर भी बोले, इसको पहले कोई नहीं बोलता था कि तुम स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करो, स्पोर्ट्स मत खेलो। सभी इसको सपोर्ट ही करते थे, स्कूल के टीचर्स थे या स्कूल के कोई भी स्कूल का हमारा मेंबर ना, इसको कोई कभी नहीं बोलता था कि तुम स्टडी पे ध्यान दो, क्यों खेलते हो, खेल में क्या है, इतना इस गेम को इतना वैल्यू नहीं। फिर भी वो बोलते थे कि तू खेल, तू बहुत अच्छा कर रहा है। सभी स्कूल से सपोर्ट बहुत अच्छा था। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आई तो स्कूल के फादर भी बोले अभी तुझे स्टडी करनी चाहिए। तो फरवरी मार्च एग्जाम में ही गया पूरा। मार्च में खत्म होने के बाद इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। इसका एक फेसबुक पे वीडियो आया था जो एमएलबी इंडिया ने कवर किया था। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसके थ्रू एक कोच है, मुंबई क्रिकेट के कोच है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, जो कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच है। उनका नाम रुपेश पवार है, जो मुंबई से है। उन्होंने इसको ऑफर किया कि मैं इसको सब फ्री देने के लिए तैयार हूँ, जिम एक्सेस, जिम ट्रेनिंग, या इसको जो भी न्यूट्रिशन लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसको मुंबई भेज दो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि एग्जाम खत्म हुई और एक कोरोना का लॉकडाउन पड़ गया, तो वो भी चीजें उधर ही थम गई। फिर अभी क्या करे, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दे दिया। वो बोले कि मैं कुछ आपको यूट्यूब पे वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो आप उसको दिखाइए और उसको ये वीडियो दिखा करने की कोशिश करें। फिर वीडियो अगर करना है तो हमारे पास कोई वेट मशीन नहीं है, कोई डम्बल्स नहीं है, या कोई वो क्या बोलते हैं, वेट का जो सामान लगता है वो नहीं है। तो हमें एक आइडिया मिली कि चलो टायर्स लाते हैं, ट्रैक्टर्स या छोटे मोटे टायर्स हमने लाए, उसमें हम स्टोन डालते थे और स्टोन को ही डेडलिफ्ट के लिए या स्क्वाट्स के लिए, सिंगल स्क्वाट्स के लिए या डंबल्स के लिए उसको यूज करते थे। तो उसी हिसाब से लास्ट 5 मंथ से वही चल रहा है। तो लास्ट 5 मंथ में इसने 4 माइल्स पर आवर 4 माइल्स स्पीड गेन किया है।
और इसका वेट 72 से अभी 79 है। कितना था इसके पहले मार्च में 73 था, अभी 78 79 है, तो 5 kg मसल मास भी बढ़ा है इस 5 महीने में। और अभी आगे का प्लान ये है कि एक कोच है, MLB के कोच है, इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनका नाम डेविड पैल्स है, उनसे भी हमारे एक लाइव चैट हुई, तो उन्होंने सब चीजें जो आपने पूछे वही उन्होंने चीजें पूछी इसके बारे में, क्या क्या कैसे ट्रेनिंग चल रहा है, तो वो भी इम्प्रेस है। वो बोल रहे कि मैं इसको मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, इंडिया में बहुत से कोचेस से सुना है, लेकिन मैं इसको मिलना चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हम मिल नहीं पा रहे। तो उन्होंने थोड़ा सजेशन दिया हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। कुछ चीजें हम रॉन्ग भी कर रहे हैं मैडम, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं, मैं इतना कोई इंटरनेशनल लेवल का कोच या कोई प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ, तो कुछ चीजें हम रॉन्ग भी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि हार्ड ट्रेनिंग ज्यादा 2-3 घंटा, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा इसको ट्रेनिंग में देता था, तो बोले तो उसका सेशन थोड़ा कम कर दो। फिर दिन में कितने पिचेस डालने या आपको रिकवरी भी टाइम चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने हमें बताई। और उन्होंने ये बोला कि कितने मंथ से इसने गैप नहीं लिया प्रैक्टिस का, तो मैंने बोला कि सर मार्च से कंटिन्यूसली अभी ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो बोले इससे उसका आर्म को प्रॉब्लम आ सकती है, आर्म को रिकवरी की जरूरत है। अगर आप 2 दिन सोए ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही किया, तो आपको परेशानी होगी आपके बॉडी को, वैसे ही आर्म का है, इसको रेस्ट चाहिए। तो अभी हमारा एक प्लान है कि ये सितंबर खत्म होने के बाद हम अक्टूबर और नवंबर में इसको 2 मंथ की पूरा रेस्ट देंगे। ये दूसरा गेम कोई भी खेल सकता है, जैसे कि क्रिकेट खेलेगा या योगा कर सकता है या मोबिलिटी बढ़ा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसबॉल का 2 महीना भी पूरा इसको हम ऑफ देंगे, यानी कि ऑफ सीजन दे देंगे। ऐसा हमारा फ्यूचर का प्लान है। और देखते हैं आगे कोई टीम इसको, एक बात चल रही है ताइवान में चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है एक बात की ऑस्ट्रेलियन बेसबॉल लीग से कुछ हो सकता है क्या इसका। ताइवान में एक हमारे एक एजेंट है, कार्लोस नाम है उनका, जो कि खुद प्रोफेशनल पिचर रह चुके हैं, तो उन्होंने इसका वीडियो देखा है, बहुत इंप्रेस है इस पे, बोल रहे हैं कि हम इसको ताइवान में एजुकेशन के लिए भेज देंगे, इसको पूरा स्कॉलरशिप मिलेगा ताइवान में एजुकेशन के लिए, सिर्फ इसको एक काम करना है कि इसको वहां के एक टीम है उसके लिए खेलना है, वो टीम इसको ओवरऑल दिखेगी, 3 साल का खर्चा पूरा टीम लेगी। लेकिन एक बात है कि देखना है कि ये इंपोर्ट प्लेयर उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इसकी वजह से वो अभी फाइनल नहीं है, तो एक नेक्स्ट मंथ तक ये पता चलेगा कि क्या है। तो अगर ये बात क्लियर हो जाएगी तो शायद मुझे लगता है कि ये ताइवान भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, या फिर एक कोविड की वजह से यूएस से भी इसको इनविटेशन लेटर है, यूएस या फ्लोरिडा से इनविटेशन लेटर है, डोमिनिकन रिपब्लिक से है, मियामी मर्लिन से भी है, लेकिन कोविड की वजह से सब पूरा स्टॉप हो गए। और दूसरा टेंशन हमें ये है कि प्रोफेशनल लेवल में मैडम क्या रहता है कि एज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जितना आपका एज बढ़ेगा उतना आपके कम चांसेस है। करेक्ट। अभी जो ये तैयार हुआ है, अगर ये 2 साल पहले मुझे मालूम ये चीजें पड़ती है, रजिस्ट्रेशन क्या रहता है, ये स्काउट्स क्या रहते हैं, तो 2 साल पहले अगर हम करते तो 16 एज में इसको बहुत चांसेस थे, लेकिन अभी 18 की वजह से इसका थोड़ा एज का प्रॉब्लम होगा, एज बढ़ता जा रहा है, तो जितना एज बढ़ेगा उतने चांसेस कम रहेंगे इसके, और जितना एज लेस है उतने प्लेयर्स के ज्यादा चांसेस है प्रोफेशनली खेलने के लिए। सो सौरभ, आप मतलब आपकी स्पीड 88 माइल्स पर आवर विच इज लाइक 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर बहुत है, और आपने इतनी कठिनाइयों के बावजूद आपने 9 टाइम्स नेशनल चैंपियनशिप में आपने लिया है भाग, और फिर भी हमारे देश में क्योंकि बेसबॉल इतना नोन नहीं है, तो उतना आपको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है शायद जितना मिलना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश में बेसबॉल इतना रिकॉग्नाइज क्यों नहीं होता है कि हमारे देश में बेसबॉल का एक्सप्लोजर कम है। सिटी में ग्राउंड बड़े, बेसबॉल ग्राउंड बड़े होते हैं, इसलिए सिटी में बेसबॉल के मैचेस नहीं होते, और इधर सिटी में नहीं होते, इसलिए रूरल ये विष्णु, सौरभ आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ, कंटिन्यू कीजिए सौरभ। मतलब इंडिया में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मतलब टीवी पे बेसबॉल के कुछ चैनल नहीं है, वो चैनल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि चैनल दिखाएंगे तो ही पेरेंट्स या प्लेयर्स है उनको बेसबॉल क्या है वो पता चलेगा, और वो बेसबॉल के बेसबॉल खेलने चालू करेंगे। और कोई मतलब स्पोर्ट्स बेसबॉल की लीग नहीं है, लीग नहीं होने की वजह से कोई खेलता नहीं है। स्पॉन्सर्स नहीं है, मतलब इधर लीग चालू करने के लिए कोई स्पॉन्सर्स मिल नहीं रहे हैं, और स्पॉन्सर भी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बेसबॉल के ऊपर। आई थिंक विष्णु, आपके पूरे जर्नी में मतलब आपका जो ये मेहनत है सौरभ और बेसबॉल को फेमस बनाने में, मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, मैं वही नोटिस कर रही थी, आपने इंस्टाग्राम बोला, इनफैक्ट आपने मुझे लिंक्डइन पे भी रीच आउट किया था। तो ये सोशल मीडिया, ये एक एग्जाम्पल है कि हम सोशल मीडिया को कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली सौरभ आज तक जो अभी इतना जो इसको एक्सपोजर मिला है, उसका पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया को है। यूट्यूब की वजह से ही वो यूएसए में पहुंचा, वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, वो डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंचा, इंस्टाग्राम की वजह से वो डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंचा, लिंक्डइन की वजह से आप तक पहुंचा। तो ये सभी चीजें बहुत मदद करी इसने। और मैं कहाँ से सीखा हूँ, मैं बेसबॉल खेला ही नहीं हूँ, मैं बेसबॉल का प्लेयर नहीं हूँ। मैंने सिर्फ बेसबॉल, ये हमारे जो कोच है, हमारे जो टीचर है काले सर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये सिर्फ बेसिक चीजें थी कि बॉल लेना है, बॉल फेंकना है, बैट लीने मारना है, ये नॉर्मल चीजें है। लेकिन जो बेसिक थिंग्स है, जैसे कि बॉल हमें मालूम है क्रिकेट में गूगली डालना है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि कैसे डालनी है, उसमें हैंड बॉल की ग्रिप कैसे पकड़नी है, रिलीज कहाँ करना है, उस वक्त आपका पैर किधर रहना चाहिए। तो ये चीजें कोई नहीं बताता। बच्चों को जरूर क्या है कि कोई भी बोल सकता है ना, हाँ तू गुगली डाल, तू दूसरा डाल, तू कैरम बॉल डाल, ये कोई बोल सकता है, लेकिन कैसी डालनी है ये कोई नहीं बताता। तो ये चीजें कहाँ से सीखी मैंने, यूट्यूब से सीखी। उसके लिए कम 2 साल लगे मुझे। अभी सौरभ का उसका स्पीड कब 2018 में 87 बोला, 80 था, और अभी 88 है। तो 8 माइल्स पर आवर गेन करने के लिए 2 साल लगे। और 2 साल क्यों लगे, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था। अगर आज मैं इसके जैसे बच्चे के लिए ट्रेन करूंगा तो 6 महीने में उसको 8 माइल्स पर मैं उसका स्पीड बढ़ा सकता हूँ। सही बात है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं था उस वक्त। अभी हर रोज सीख रहे, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे, रोज कुछ नया सीखता हूँ, उसको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, उसका स्लो मोशन का इसका वीडियो निकालता हूँ, दोनों वीडियो साथ में रखता हूँ, फिर जो एरर है उसमें निकालता हूँ, उसको क्रॉस करता हूँ, जो करेक्ट है उसको करेक्ट करता हूँ और इसको भेजता हूँ। पिछले 2 साल से यही चल रहा है। मतलब आपके जज्बे को सलाम है हमारे तरफ से कि आप खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप फिर सौरभ को सिखा रहे हैं, और जब आप बात भी करते हैं तो आपकी आवाज में ना वो जुनून समझ में आता है। तो आप इसको बरकरार रखिए। और आई थिंक अभी आपने जब सौरभ कह रहा था कि रिकग्निशन नहीं है, जिसका एक रीजन आजकल क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स के लीग शुरू हो गए हैं। फुटबॉल का लीग है, बैडमिंटन का लीग है, टेनिस का लीग है। तो बेसबॉल की लीग की भी बात चल रही है, जिसमें प्रीमियर लीग बेसबॉल है, जो कि ड्रीम ओलंपिक स्पोर्ट्स जिसका आयोजन कर रहा है। तो ये एक मैं ये कहूंगी कि पॉजिटिव कदम है इस स्पोर्ट के पॉपुलैरिटी के टुवर्ड्स, एंड वी होप टू सी यू प्लेइंग इन द पीएलबी एज वेल सौरभ। और जितने लोग हैं जो ग्रास रूट्स में, या आप जैसे लोग हैं, या जो कन्फेडरेशन है वो काम कर रही है, उन सारे लोगों को आई वुड से कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर आके इकट्ठे काम करना पड़ेगा, तभी बेसबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और विष्णु, अभी हम 5 मिनट में रैप अप करेंगे हमारा ये सेशन। तो बस अगर मैं ये कहूँ कि आप जितनी ऑडियंस हमें अभी देख रही है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है बेसबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में, ये बताइए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? हेलो, या विष्णु, कैन यू हियर मी? I think there's some issue. Okay, they have logged off. So there's some issue from Vishnu's end. Okay, he joined again. So Vishnu, can you hear me? Yeah. Yes, yes.
तो आप हमारे जनता को बताइए, ऑडियंस को बताइए, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस खेल को और सौरभ के करियर को आगे ले जाने में। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा सभी को कि सौरभ ही नहीं, जो भी बच्चा जिस गेम में भी खेलना चाहता है, तो अगर आप सिर्फ उसको मेंटली भी सपोर्ट करते हैं तो भी एक अच्छी बात है। और फाइनेंशियली उसको, अभी हम सौरभ के लिए क्या बोलते थे पहले कि हमें कोई शूज के लिए पैसे नहीं चाहिए, या कोई फ्लाइट के लिए नहीं चाहिए, या कोई उसके टी शर्ट चाहिए या लोअर चाहिए, उसके लिए नहीं। हम सिर्फ बोलते थे कि हमें डाइट के लिए आप मदद करो। उसको हम 250 ग्राम चिकन देते थे, एक 4 या 5 एग्स देते थे, कुछ 1 लीटर का मिल्क देते थे, या बादाम देते थे, उसको सलाद देते थे। तो इसके लिए सिर्फ हमें ज्यादा नहीं थी, 2 या 3 हजार की जरूरत थी मंथ की, लेकिन नहीं मिला हमें वो सपोर्ट किसी से। सिर्फ पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे स्कूल ने, इसलिए आज इसका जो मसल मास हमने गेन किया है वो सिर्फ डाइट की वजह से है। और डाइट में हम एक बार न्यूट्रिशन के पास भी गए, लेकिन न्यूट्रिशन हमें बोला कि 3,000 रुपये लगेगा एक मंथ का, सिर्फ लिख के देने के लिए कि इसका उसको क्या, कितना कैलोरीज लेना है, कितना ये कैलोरीज बर्न करता है। तो ये हमारे लिए इतना एफर्ट हम नहीं कर सकते थे, तो हमने ओवरऑल डाइट शुरू किया कि जिसमें फैट है वो नहीं खाना, जिसमें ज्यादा प्रोटीन आता है वही खाने का है। तो ये सब चीजें मैंने बताई थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अभी इसका नाम आया है आगे, तो अभी थोड़ा डिफिकल्टी नहीं होता है, लेकिन इस कोरोना की वजह से फिर वही बात हुई। तो इस कोरोना में हमें किसने मदद की, आपको मैं बताना चाहूंगा। हमारे जो प्लेयर्स है, जो अभी सीनियर हो चुके हैं, जो 2011 में 10वीं कक्षा में थे या 9वीं में थे, आज उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो वो बच्चों ने हमें 500 रुपए दे दिए इस लॉकडाउन में। ये बहुत तो ही क्या बोलूं मैं, कि जो हमारा देश है वो रूरल और अर्बन में डिवाइडेड है, एंड ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया है। अगर आप अर्बन इंडिया की बात करें, शहर जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली या बैंगलोर, यहाँ पे 500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे ही लोग खर्च कर देते हैं। और अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, अभी जैसे सौरभ का करियर है, या सौरभ जैसे इतने खिलाड़ी हैं जो शायद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास 1,000 रुपए नहीं होते। मतलब ये सैड है, बट फैक्ट है, हार्श रियलिटी है हमारे कंट्री का। और इस वजह से काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो गांव से आते हैं, जिनमें काबिलियत होती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, विच इज सैड बट अनफॉर्चुनेट, एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। तो इसमें हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ओके, हम जो हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है ब्रिज, वो लगातार बेसबॉल की बातें करता रहेगा। हम ऑफलाइन आपसे कनेक्ट होंगे विष्णु, इस वीडियो में भी हम आपको टैग करेंगे। अगर ऑडियंस में से कोई विष्णु को रीच आउट करना चाहता है फॉर हेल्पिंग सौरभ, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। And we are extremely thankful to PLB, powered by Dream Olympic Sports, which is working towards developing baseball. So that's all from our side. So thank you Vishnu, thank you Saurav, हम सब से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो Take care. Bye bye. मच। बाय बाय।